आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। पठानकोट में एनकाउंटर जारी, 5वां आतंकी मारा गया। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली हमले की जिम्मेदारी। पठानकोट हमले पर बोले जेटली, आत्मघाती थे हमलावर, एयरबेस को तबाह करना था मकसद, सुरक्षा बलों ने नाकाम किए मंसूबे, आतंकी को जिंदा पकड़ने की थी कोशिश, इसलिए लगा ज्यादा वक्त। पठानकोट हमले के बाद भारत पाक के विदेश सचिवों की वार्ता हो सकती है रद्द। भारत ने 72 घंटे के भीतर जैश के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम, सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकियों से लोहा लेने वाले सपूतों को देश कर रहा सलाम। गुरदासपुर के शहीद फतेह सिंह को दी गई अंतिम विदाई। बेंगलुरु में निरंजन को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। सम विषम की परीक्षा में दिल्ली पास, आज दिल्ली में दौड़ी इवन नंबर की गाड़ियां, नियम तोड़ने पर हुए 600 से ज्यादा चालान। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर बस्सी का सख्त बयान, कहा संविधान इजाजत दे तो बलात्कारियों को मार दे गोली। गनीमत है दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के अधीन नहीं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद बदलेगी बीसीसीआई की सूरत, मंत्री और नौकरशाह होंगे बोर्ड से बाहर, बैटिंग को भी लीगल करने की सिफारिश। और भूकंप से हिला उत्तर पूर्वी भारत, 11 राज्यों में महसूस किए गए झटके, 7 लोगों की मौत। मणिपुर में था भूकंप का केंद्र, 6.7 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। पठानकोट में 3 दिन से सेना के जवान और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अरुण जेटली ने कुछ देर पहले कहा कि हम आतंकियों को जिंदा पकड़ना चाहते थे, जिस वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही है। यानी ऐसा हो सका तो यह पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जिंदा सबूत होगा। बहरहाल सीधा सवाल यह कि भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद हुए पठानकोट हमले को देखते हुए क्या भारत पाकिस्तान बातचीत जारी रहनी चाहिए? उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से या हम इनको जीवित पकड़ दें या इनको लिक्विडेट कर दें। 3 दिन से जारी है पठानकोट में मुठभेड़। अब तक ढेर हुए इंसानियत के 5 दुश्मन। देश की रक्षा में भारत के 7 शेर शहीद। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के ठीक 8वें दिन पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई बातचीत के सिलसिले का क्या होगा। अब सवाल उठ रहा है कि नवाज मोदी की दोस्ती का क्या होगा। सवाल उठ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई बातचीत के सिलसिले का क्या होगा। पठानकोट हमले के बाद इसी महीने होने वाली भारत पाक विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने के आसार अब कम ही रह गए हैं। ऐसे में चुनौती 15 जनवरी को मोदी की दोस्ती का हाथ थामने वाले नवाज शरीफ के लिए भी कम नहीं है। जो टारगेट चुना गया, जिस तरह से ये प्लान हुआ, ये क्लियर कट है कि हाँ साहब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का हाथ है। तो इसका मतलब यह है कि जो नवाज शरीफ जी हैं, वो नवाज शरीफ बातचीत में आगे बढ़ने से पहले ये मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, जिसके कारण ये रिएक्शन हुआ मिलिट्री का। तो कॉन्फिडेंस में ले लें, वो तय कर लें,
पाकिस्तान आपस में तय कर ले ना कि उनको उसको करना क्या। पठानकोट हमले ने देश की सियासत में भी बारूद का काम किया है। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है और इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट करार दिया। गृह मंत्री ने पहले कहा कि ऑपरेशन सफल हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जब गृह मंत्री को ही नहीं मालूम कि ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया है, तो यह अपने आप में बताता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पठानकोट में आतंकवादी हमला चल ही रहा था कि गृह मंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आतंकवादी हमला खत्म हो गया है। इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया है। ये अमेरिका के दबाव के नीचे बिल्कुल कुचले हुए हैं। हमें समझना चाहिए कि ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर देश एकजुट है, तो आपको भी कम से कम देश की एकजुटता की भावना की कदर करनी चाहिए। ताज्जुब इस बात का है कि हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन आने के बाद भी सरकार के कुछ मंत्री उसे ही आतंकवाद का पीड़ित बता रहे हैं। टेररिस्ट है। टेररिस्ट यही नहीं है कि हिंदुस्तान में ही वो टेररिज्म की कार्रवाई करता हो, पाकिस्तान में भी करता है। प्रधानमंत्री का वहां जाना एक डिप्लोमेसी कहिए। पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला गहरी साजिश का नतीजा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस तासीर का हमला बिना पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंक की मिली भगत के नहीं हो सकता। ऐसे में क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने में नाकाम रही है? बड़ी बहस में आज इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, पठानकोट के हालात क्या हैं ये भी हमने आपको दिखाया और हमारा सीधा सवाल आज का बिल्कुल साफ है। हमारा सीधा सवाल है कि क्या पठानकोट के बाद पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? ये है हमारा आज का सीधा सवाल। साथ ही इससे जुड़े कुछ और अहम सवाल जो आज बहस के दौरान मैं उठाऊंगा। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ कैसे हो सकती है? क्या पठानकोट ऑपरेशन मिसमैनेज हुआ है जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है? कब तक जाया जाएंगी हमारे जवानों की शहादत? और क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने में नाकाम रही है? और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआई नेता अतुल अंजान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान से हम लाहौर का रुख करेंगे। आमिर सुहेल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पहला सवाल आपसे। आप मुझे भूल गए। और गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल एक्स डिप्लोमेट हैं। और डॉक्टर शास्त्री, पहला सवाल आपसे। आज जिस तरह की बातें सामने आई उसके बाद क्या यह कहा जाएगा कि वाकई सरकार का जीरो टॉलरेंस है टेरर को लेकर? क्योंकि अभी भी हम यह कह रहे हैं, हालांकि तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सबूत सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है पठानकोट अटैक से, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी। नहीं, देखिए शमीर जी, हम आपको इतना जरूर बतलाना चाहेंगे जी कि सरकार का टेरर एंड टॉक ये जो विषय था, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। ये पहले जो बातें थी, हाँ, आज भी हम लोग उस पर कायम हैं। हम लोग जरूर इतना परिवर्तन हुआ है कि टॉक ऑन टेरर होनी चाहिए। ये एक जो अपना एक दृष्टिकोण है जी, उसके साथ हम लोग आज भी। डॉक्टर शास्त्री, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जनरल बख्शी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो मौजूदा सरकार का रुख है, आपको लगता है ये ठीक है? क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या, या ये हमारी मजबूरी है? देखिए इस नाचीज की राय में, क्या इस नाचीज की राय में बम बंदूक और धमाकों के अंदर बातचीत नहीं हो सकती। हाँ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हाँ। ये एक बहुत प्रिंसिपल्ड स्टैंड था, एक बहुत ही ये न्याय संगत स्टैंड था। मुझे समझ नहीं आई है कि क्या हुआ है कि ये स्टैंड बदली हो गया है। हमारे एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, एक अहम एयरबेस जिसमें 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने पहले वार किया। इसकी सामरिक
महत्व को समझकर जी आज फिर आपके एयरफोर्स के बेस के ऊपर वार हुआ है। ये पाकिस्तान की फौज की कायरता है कि उसने खुलेआम जब उसमें वार करने की हिम्मत नहीं थी तो ये जैश-ए मोहम्मद के जरिए ये जो है चोरी छिपे ये वार करने की कोशिश की है। इस वार में उनका मुद्दा था हमारे एयरफोर्स के मिग 21 जहाजों को, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद करना। हमारे 7 अफसर जेसीओ जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे जहाजों को खरोच नहीं आने दी। आज हमारे 7 परिवारों में मातम मनाया जा रहा है, उनकी चिताओं को अग्नि दी जा रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये देश क्या कीमत लगाता है इन जानों के ऊपर? कब तक ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा लाशों का, और हमारे जवानों की चिताएं जलती कब तक जलती रहेंगी? क्यों हम इतना रक्षात्मक होकर लड़ रहे हैं? क्यों हर लड़ाई पानीपत के मैदान में होनी चाहिए? क्योंकि अगर वो रक्षात्मक तरीके से आप लड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। हम पलटवार क्यों नहीं कर रहे? ये डॉक्टर शास्त्री, चुनावों से पहले तो बीजेपी बहुत पलटवार की बात करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। जीरो टॉलरेंस की आप लोग बात करते थे, क्या यही है जीरो टॉलरेंस? देखिए समीर जी, आज भी वहां पर हमारी सेना, हमारे जवान, हमारे जो रक्षा के स्रोत हैं, सब उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं जी, जवाब दिया जा रहा है। हाँ, परंतु जहां तक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात है, निसंदेह हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं, हमें इस बात का दुख है। लेकिन फिर भी वहां पर जो मंशा लेकर के आतंकवादी घुसे थे, उस मंशा को नाकामयाब किया गया है और अभी तो मुठभेड़ चल रहा है। नहीं डॉक्टर शास्त्री, आप ही के सांसद हैं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं आरके सिंह, वो ये कह रहे हैं कि भाई लगता है ऐसा कि नवाज शरीफ ने मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने से पहले, और इसमें कोई शक नहीं रह गया है अब कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी दोनों का हाथ है इस हमले के पीछे। तो अब इतनी जानकारी जब आपके पास है तो फिर अब इंतजार किस बात का है? नहीं देखिए, पाकिस्तान की जो हालात है उसको भी ये बातें तो हम लोग पहले से भी कहते रहे जी कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो कुछ और चाहते हैं, वहां की सेना कुछ और चाहती है, आईएसआई कुछ और चाहती है। हाँ, और इसी का कारण ये है कि आज तक पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले हमारे देश में हुए हैं या तमाम जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही है जी, ये सब चीजें, ये जो अलग अलग मत हैं उनके, इसकी वजह से हो रहे हैं। वहां पर अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार के सामने तमाम हम लोग जिंदा और मुर्दा सबूत दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिसको कि आज तक पाकिस्तान स्वीकार भी नहीं करता रहा है। आज तो कम से कम स्वीकार किया। पिछले दिनों बैंकॉक में जो एनएसए लेवल की बातें हुई थी, मीटिंग हुआ था, काफी सफल हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें सुनिश्चित हुई थी और उसका इम्पैक्ट भी देखा गया था। त्यागी जी, इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र डॉक्टर शास्त्री कर रहे हैं? और आरके सिंह का एक और बयान मैं जोड़ दूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक और हमला हो गया तब तो बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। क्या इंतजार हो रहा है क्या एक और हमले का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दिग्भ्रमित सरकार है, और ऐसे समय पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस दुख की घड़ी में पूरे देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, लेकिन जो शहीद हुए हैं जवान, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्या सरकार अपने वचन पे कायम है? क्या राजनीतिक लोगों को अपने वचन पे कायम नहीं रहना चाहिए? क्या राजनीति में सिर्फ घोषणाएं करके और जुमलाबाजी करके उससे यू टर्न लिया जा सकता है? ये एक प्रश्न देश के सामने है। आज मैं सिर्फ 2-3 चीजें उठाना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति का समय नहीं है और ना ही किसी दल को इस पे बिल्कुल नहीं है समय, लेकिन राजीव त्यागी जी, आपने तो बिल्कुल राजनीतिक बात करी है। क्या सरकार आज देश में जब मुठभेड़ चल रहा है और क्या सरकार ने अभी तक, क्या सरकार ने सीसीएस की मीटिंग की, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की कोई मीटिंग अभी तक हुई सरकार की तरफ से? क्या सरकार के गृह मंत्री को पूरी जानकारी थी? क्या गृह सचिव ने और गृह मंत्री ने एक दूसरे से विपरीत बयान नहीं दिए?
कांग्रेस इस तरह ये जो की बयान चीजें हैं, मैंने जो कहा ना, सरकार दिग्भ्रमित है जी। शास्त्री जी, बीच में बोलने से या ऊंचा बोलने से चीजें सही नहीं हो जाएंगी। अगर आप छाती ठोक करके 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हैं तो जाकर के बॉर्डर पे दिखाइए, जैसे मोदी जी ने दिखाया था। मुझे यहाँ डिबेट पे अपने पॉइंट्स रखने दीजिए, मेरी आपसे इल्तिजा है। कांग्रेस कभी भी इस देश के साथ नहीं, ठीक है त्यागी जी, हमने सुन ली आपकी बात। अतुल अंजान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सरकार और आपके नेतागण जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी पहले करती थी इलेक्शन से पहले, आज वो जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है क्या? बात कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट। नहीं त्यागी जी, अब सुन लीजिए, अतुल जी की भी सुन लीजिए, आपकी हमने सुन ली पूरी बात। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा उसके बाद, क्योंकि बीच में बोल पड़े थे शास्त्री जी। हाँ, लास्ट सेंटेंस ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को मेरी एक राय है, सरकार को मेरी एक राय है, ये गाना गाना छोड़ दें, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अतुल जी दोस्ती तोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, तो जनरल बख्शी ने कहा। समीर अब्बास जी ये दुनिया देख रही है। अतुल जी, समीर अब्बास जी, हम एक बड़ी गहरी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे होंगे, भारत के लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, और नीति नियामक लोग जो इस विषय की गहरी जानकारी रखते हैं वो लोग देख रहे होंगे, सरकार के लोग देख रहे होंगे। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के शास्त्री जी, आप वो भाषा मत बोलिए जो आज से 1.5-2 साल पहले कांग्रेस बोला करती थी, और आप जो आज भाषा बोल रहे हैं ना, ठीक वो कांग्रेस बोलती थी, और जो कांग्रेस आज भाषा बोल रही है वो कौन सी है जो उस समय बीजेपी बोलती थी। बिल्कुल। ये जो अंध राष्ट्रवाद है ना, जिसकी शिक्षा आपको मिली हुई है, पहले कहेंगे कि राष्ट्रवाद, फिर प्रखर राष्ट्रवाद, फिर प्रचंड। अरे सुनिए तो, आप कितनी तेज बोल सकते हैं भाई, आप कितनी तेज बोल सकते हैं, आप कितनी तेज बोल सकते हैं। सुनने की हैसियत रखिए, सुनने की हैसियत रखिए। नहीं, सुनने की हैसियत रखिए शास्त्री जी। शास्त्री जी आप लोग बात करते हैं, शास्त्र नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपका गलत है, आप इन बीच में बात कर रहे हैं, गलत है, आपका शास्त्रार्थ गलत है। आप देश में सुनने की ताकत रखिए, इंटॉलरेंस है आपका, सुनने की ताकत रखिए ना, सुनने की रखिए। ये कोई सुबह की आप गलत सभा नहीं है, आप ये सुबह की आपकी छठ प्रार्थना सभा नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार आप जानते हैं, शिष्टाचार आप बताए चले जाते हैं, पाहुन बनते हैं, आज शिष्टाचार में समझाएंगे। में जो समस्या है, आप किसी की लड़की की शादी में और जन्मदिन में बिना बताए चले जाएंगे और शिष्टाचार बताएंगे। नहीं, आप शिष्टाचार को सीखिए, डिप्लोमेसी का शिष्टाचार अलग है और शादी में आके शिष्टाचार अलग है। कम से कम ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई सीखे, आप क्या सिखाएंगे हमको? आप क्या सिखाएंगे? ठीक है, अगर आपको सिखाना है तो आडवाणी जी और जोशी जी को सिखाइए, हमको मत सिखाइए। चलिए, इतना हिम्मत रखिए कि अपने कटाक्ष को बर्दाश्त कीजिए। जी, आप जो बात कह रहे हो, पहले आपकी विदेश नीति क्या है, पहले ये बताओ, आपकी विदेश नीति क्या है? जीरो टॉलरेंस, फलाना टॉलरेंस करते रहे हो। आपने एक हेमराज के सवाल पर आपने देश में चीत्कार और प्रलयगान किया, और आज लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे जवान आपके एक नहीं अफसर 3-3, 4-4 मार दिए गए। आप तब सोचेंगे जब जनरल मार दिए जाएंगे। हम सलाम करते हैं उनकी बहादुरी को। क्या बात कर रहे हैं आप किस बात पर बात कर? देश जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति क्या है, पाकिस्तान के संबंध में विदेश नीति क्या है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बातचीत का कोई विकल्प नहीं है जी, लेकिन बातचीत साउंड फुटिंग पर होनी चाहिए, मजबूत इरादों के साथ, आरोप प्रत्यारोप के साथ नहीं, तमाम नस्ल और हकीकत को सामने रख करके। आप वो कर नहीं पा रहे हैं, आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बंद गले का काला कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो जाता, और चूड़ीदार पजामा पहनने से हर कोई जवाहरलाल नेहरू नहीं हो जाता। क्या मजबूती से हम पाकिस्तान के सामने अपनी बातें रख पा रहे हैं? क्या हम ये साबित कर पा रहे हैं पाकिस्तान के सामने कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, अगर आप आतंकवाद का बढ़ावा दोगे तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, फिर कोई बात नहीं होगी? क्या यह मैसेज पाकिस्तान को मिल पा रहा है क्या, डॉक्टर गोयल? अच्छा, देखिए, ऐसा है कि यहां पर दो चीजें हैं। हाँ। एक तो आतंकवाद का जवाब, और एक पाकिस्तान को जो उसके एक्शन से जो कर रहे हैं, हाँ। उसका रिस्पांस, हाँ। और उसमें हमारा उसमें क्या उद्देश्य है। जहां तक आतंकवाद का जवाब है, आतंकवाद का जवाब देना जरूरी है, और जहां तक मेरे को ख्याल है
दिया जा रहा है। कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन हो सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन जो एक्शन हुआ है पठानकोट में, उससे साफ जाहिर है कि जवाब दिया जा रहा है और जवाब देने के और भी तरीके वो भी इख्तियार किए जा रहे हैं। लेकिन यही जो बात है, जो हमारी नाराजगी है जी, ये नाराजगी हम बातचीत में भी बता सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खाली एक सरकार मतलब वो अपनी नहीं है। जमीन से आतंकवादी भेजते रहे, हम बातचीत का रास्ता खुला रखें और बातचीत करते हैं। पाकिस्तान में खाली एक नवाज शरीफ ही पावर सेंटर नहीं है। पाकिस्तान में 3-4 पावर सेंटर है, ज्यादा भी है। तो जिससे बातचीत हो सकती है, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए, उसको बताना जरूरी है। और ये जो हो रहा है, जो अटैक हो रहे हैं, इसे एक चीज साफ जाहिर है कि एक कोई खास तबका है जो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जो वो उनका एक स्वार्थ है उसको बढ़ावा दिया जाए? मेरे ख्याल है बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के साथ साथ आतंकवाद का जवाब भी कड़ा होना चाहिए, ताकि उनको यह मुगालता नहीं रहे कि हम कमजोर हैं। ठीक है, ठीक है। जनरल बख्शी, आप जवाब देना चाह रहे हैं इसका? देखिए, पिछले 30 वर्षों से आतंकवाद का सिलसिला चल रहा है जी। 1980 की दशक में 10 साल ये चला पंजाब में, जब हमने वहां खत्म किया तो चला गया जम्मू कश्मीर में, और जब हमने वहां खत्म किया तो भारतवर्ष के दिल्ली से मुंबई लेकर अहमदाबाद, वाराणसी, पूरे देश में फैला दिया गया। हमारे कोई 75,000 भारतीय नागरिक, गोयल साहब, शहीद हो चुके हैं। अगर आप 1980 से गिने, तब से हम बातचीत करते आ रहे हैं। क्या हासिल किया है इस बातचीत ने? क्या रोका है इस बातचीत ने इस लाशों के तंत्र को? ये जो तारबंदी आ रही है लाशों की, हमारी एक के बाद एक गिरती जा रही हैं लाशें, क्या बातचीत से रुकी है? हमने कुछ किया है पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने का? आपने जिक्र किया कि हम टेररिज्म का जवाब दे रहे, क्या मतलब हम कहना चाहते हैं इस देश में कि हम जो है अहिंसावादी रूप अख्तियार करें, हमारे बेस पे हमला हो, हम फायर भी ना करें? अरे साहब, वो तो रिएक्शन है, वो तो कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट है, वो तो अपनी जान बचाने की बात है। रिएक्शन अगर आप करना चाहते हैं आतंकवाद का, तो इजराइल जैसे करिए, फ्रांस जैसे करिए, अमेरिका जैसे करिए। अमेरिका पे दूसरा हमला हुआ है क्या उतना बड़ा? क्योंकि डॉक्टर शास्त्री जवाब देना चाहेंगे इसका? क्योंकि वाकई बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से एयरबेस को निशाना बनाया गया है, वहां पर तमाम हमारे विमान, तमाम हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट एयरबेस, उसको निशाना बनाकर अगर हमला किया जाता है, 6-6, 7-7 आतंकवादी अगर उस एयरबेस पे घुस जाते हैं, अगर हमारे जवान अपनी शहादत ना देते, तो कितना बड़ा हो सकता था यह हमला? देखिए समीर जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी आतंकवाद पर बातें हो रही हैं, ये केवल भारत को के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रही हैं जी, बल्कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद दुनिया के लिए एक समस्या बना हुआ है। और आज वही उसी का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पीड़ित भारत है। इसमें दुनिया भर में सोच चल रही है, बातें चल रही हैं, इसको जड़ मूल से समाप्त करने की बातें चल रही हैं, और इसमें भारत की एक बड़ी भारी भूमिका है, न केवल भारत और पाकिस्तान के मध्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉक्टर शास्त्री, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत सरकार की है। नीति आखिर है क्या? पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति है क्या? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो बातें की गई थी, आज वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। त्यागी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, वो सारी बातें आज ही मैं बता दूं, त्यागी जी, रामविलास पासवान साहब ये कह रहे थे कि भाई हाँ त्यागी जी बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं बताता हूं फिर उसके बाद। देखिए, मैं 2 विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा जी। पहला विषय तो यह है कि आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर और शहीदों पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से इस पर राजनीति करनी शुरू की। 2014 क्यों अगर आप देखें तो मुरलीधर जोशी जी ने एक बार कश्मीर की यात्रा की थी, कश्मीर बचाने। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उसी पे कह रहा हूं जी। मैं कहना चाहूंगा कि 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, तो मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर मुंबई में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था। क्या देश के गृह मंत्री, क्या देश के विदेश मंत्री या देश के प्रधानमंत्री पठानकोट गए? क्या उन्होंने वहां पर हालात का जायजा लिया? क्या उनको नहीं जाना चाहिए था, या कब जा रहे हैं ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। बात दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने या कांग्रेस पार्टी ने 2014 में मोदी जी के भाषण लिखे थे जो उन्होंने 56 इंच की सीने की बात की थी, लाल लाल आंखों की बात की थी, लव लेटर की बात की थी? अब लव लेटर से आगे बढ़कर के वो हनीमून पे चले गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि बातचीत करिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। भारतवर्ष में विजय की शक्ति है, भारतवर्ष में सैनिक अपनी जान लगाने को तैयार है, लेकिन बातचीत जो होनी चाहिए वो अपनी शर्तों पे होनी चाहिए, तभी जाकर के भारतवर्ष। चलिए ठीक है, आमिर सुहेल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। खोखली रहेंगी। आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये कहा जा रहा है कि भाई नवाज शरीफ ने जो मिलिट्री थी उसको भरोसे में नहीं लिया था नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करने के पहले और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले, इस वजह से यह हमला किया गया है क्योंकि जो आपका मिलिट्री आउटफिट है वो नाराज है, आईएसआई नाराज है, वो नहीं चाहते कि भारत से आपकी दोस्ती हो। आमिर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए आमिर पर हम मैं एक बात कहूं समीर अब्बास जी, देखिए अगर आपको जो बंबई पर हमला हुआ था जी, तब नेता विपक्ष की हैसियत से जो आडवाणी जी ने एक वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, 1 घंटा 13 मिनट का, जिसके अंदर पाकिस्तान के संबंध में भारत की नीतियां, उसको उन्होंने विस्तार से चर्चा किया था और ये कहा कि हमारी नीति हमारी नहीं है, ये नेता विपक्ष नहीं बोल रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सुविचारित नीति है। आज उस सुविचारित नीति पर क्या काम हो रहा है? और फिर एक बात और पूछ रहा हूं कि अगर 42 घंटे या 48 घंटे पहले हमारी आईबी बता देती है कि हमला होने वाला है जी, तो फिर क्या होता है? फिर हमारे एसपी को आप अगवा कर लेते हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही होती कि उसका टेलीफोन, उसका मोबाइल है, ये क्या है? और फिर मैं आपसे कहूं, इस बात पर समीर जी बहुत गौर करने की बात है जी, जब से जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रवादी सरकार का वहां के स्थानीय विघटनवादी के साथ समझौता हो कि सरकार चल रही है, सबसे ज्यादा आजादी के बाद पाकिस्तान विरोधी के समर्थन में नारे और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, इतना कभी 60 साल में नहीं लहराए गए। चलिए और एक बात और सुनिए, लेंगे, पंजाब के अंदर भी जब अकाली दल और एक राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार बन गई, तो सबसे ज्यादा पठानकोट, गुरदासपुर, यहां सबसे ज्यादा हमले आतंकी हो गए हैं और नारकोटिक्स का भी बिजनेस यहां एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, बहुत बड़ी चर्चा करने की जरूरत है। त्यागी जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। और अतुल जी ने जिस बात का जिक्र किया है कि इंटेलिजेंस का ये कितना बड़ा फेल्योर माना जाए, 24 घंटे पहले ये इनपुट मिल चुका था कि इस तरह का आतंकवादी हमला एयरबेस पर हो सकता है, उसके बावजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सीधा सवाल लगातार जारी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पठानकोट में एनकाउंटर जारी, 5वां आतंकी मारा गया। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली हमले की जिम्मेदारी। पठानकोट हमले पर बोले जेटली, आत्मघाती थे हमलावर, एयरबेस को तबाह करना था मकसद। सुरक्षा बलों ने नाकाम किए मंसूबे, आतंकी को जिंदा पकड़ने की थी कोशिश। पठानकोट हमले के बाद भारत पाक के विदेश सचिवों की वार्ता हो सकती है रद्द। भारत ने 72 घंटे के भीतर जैश के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई का दिया अल्टीमेटम।
और आतंकियों से लोहा लेने वाले सपूतों को देश कर रहा सलाम। गुरदासपुर